आज हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में तरंग गति में विक्षोभ, ऊर्जा का संचरण, इससे संबंधित विभिन्न स्थितियां, तरंग के प्रकार, यांत्रिक तरंग के प्रकार, ध्वनि तरंग आदि के बारे में आपको बताया जाएगा। सर्वप्रथम हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से, या ऐसा कहें कि दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं के माध्यम से तरंग को समझते हैं या तरंग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तरंग गति में विक्षोभ और ऊर्जा का संचरण। यहां पर एक बात आ रही है, ऊर्जा का संचरण या ऐसा कहें ऊर्जा का स्थानांतरण। तो ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इस बात को समझने के लिए हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वह दो प्रकार से होता है, या ऐसा कहें कि ऊर्जा जो है वह दो तरीके से होता है स्थानांतरित, एक तरंग गति के द्वारा और दूसरा द्रव्य की गति द्वारा। तो इसको लिख लेंगे, ऊर्जा का स्थानांतरण क्या क्या बताया गया, तरंग की गति के द्वारा और द्रव्य की गति के द्वारा। तो ऐसा कह लें, तरंग की गति द्वारा और दूसरा द्रव्य की गति द्वारा। ऊर्जा के स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, तरंग की गति द्वारा और द्रव्य की गति द्वारा। तो इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जैसा कि हम दैनिक जीवन में इस घटना पे देखते हैं, जैसे तालाब है मान लीजिए, उस तालाब में जल तालाब है, उस तालाब में जल है। वह जल कैसा है, शांत। तालाब में जल शांत अवस्था में है, उसमें अगर कोई पत्थर फेंका जाए, शांत जल में पत्थर को यदि फेंकते हैं हम, तो क्या होता है, उन स्थितियों के बारे में ध्यान देंगे कि जब पत्थर को हम फेंकते हैं, तो पत्थर को जब फेंकते हैं तो पत्थर तालाब में आकर के गिरता है, तालाब में जल पर। तो यहां पर इस दौरान क्या करता है, वो गति करता है, अर्थात उसमें क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। तो ये पत्थर गति करते हुए यहां पर आकर के जल में जब गिरता है, तो उस पत्थर में, अर्थात ऐसा कहें कि उस द्रव्य में पत्थर जो है, उस द्रव्य में, पदार्थ में जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा आई, गतिज ऊर्जा जो है, वह ऊर्जा जो है फेंकने के दौरान जो गतिज ऊर्जा थी, वह गतिज ऊर्जा आकर के यहाँ पर जब पत्थर जल पर गिरा, जल की सतह पर, तो वह ऊर्जा कहाँ स्थानांतरित हो गई, जल में, जल को दे दी गई। अब यह ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से हुआ, तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण जो हो रहा है, अर्थात यहाँ पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है, यह गतिज ऊर्जा कहां पर आ गई, यह गतिज ऊर्जा इस जल में आ गई, जल को स्थानांतरित हुई। तो यह जल को स्थानांतरित कैसे हुई, यह जल को स्थानांतरित हुई द्रव्य की गति के द्वारा। ये जो द्रव्य की गति है, ये द्रव्य पदार्थ के रूप में किसको लिए थे, यहाँ पर पत्थर को, तो उस पत्थर के द्वारा जो है ऊर्जा कहाँ गई, जल में गई। तो यह हो गया ऊर्जा का स्थानांतरण। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यह पत्थर इस जल में आया,
तब क्या हुआ, तो यहां पर जैसे ही पत्थर आया तो उस स्थान पर यानी उस शांत जल में एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और उस विक्षोभ के उत्पन्न होने से, ठीक है, यहां पर एक क्या हुआ, विक्षोभ उत्पन्न हुआ। इस विक्षोभ के उत्पन्न होने से क्या हुआ, तो वह अपना एक आकार, यह ऊर्जा जो है पत्थर के द्वारा जब जल को दे दिया गया तो यहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ। उस विक्षोभ के कारण क्या हुआ कि वह ऊर्जा जो है कहां स्थानांतरित हो गई, वह ऊर्जा जल में चली गई, और जल में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो यह विक्षोभ क्या हो रहा है, यह विक्षोभ अपना आकार लिए हुए, जिस रूप में उत्पन्न हुआ है विक्षोभ, जिस रूप में, जिस आकृति में, सॉरी यहां पर आकार नहीं कहेंगे हम, आकृति कहेंगे, जिस आकृति में उत्पन्न हुआ है विक्षोभ, उसी आकृति में आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। पत्थर के द्वारा जो ऊर्जा जल में आई, पत्थर जब जल में गिरा जल की सतह पर, तो वहां पर जो ऊर्जा जल को स्थानांतरित हुई, वह ऊर्जा स्थानांतरित होने पर जल में, जल की सतह पर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ। उस विक्षोभ की जो आकृति थी, जैसे हम जल के उदाहरण को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति आती है जब, तो यह आकृति जो है आगे बढ़ते जाती है, और यह आकृति आगे बढ़ते जाती है, मतलब यह ऐसा कहें कि यह विक्षोभ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यही विक्षोभ, ये जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, इसी विक्षोभ के उत्पन्न होने एवं उसके आगे बढ़ने से यांत्रिक तरंग बनती है। तो क्या बताया गया, हम पढ़ रहे हैं अध्याय तरंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम तरंग के बारे में और तरंग गति तथा उससे संबंधित विभिन्न स्थितियों को अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण से। ऊर्जा का स्थानांतरण दो तरीके से होता है, एक तरंग की गति द्वारा और दूसरा द्रव्य की गति द्वारा। इसको उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो उदाहरण के माध्यम से ऐसे कह सकते हैं, एक तालाब को उदाहरण ले लेते हैं कि तालाब में माना जल जो है वो शांत अवस्था में है और हम एक पत्थर उस पर फेंकते हैं। तो जो पत्थर को जब फेंकते हैं तो फेंकने के दौरान जो पत्थर में जो गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा जब पत्थर जल की सतह पर आकर गिरता है, यहाँ पर आकर गिर रहा है, तो वह गतिज ऊर्जा यानी यहाँ पर ऊर्जा स्थानांतरित हो गई। वह ऊर्जा कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हो गई, पत्थर के द्वारा जल को, यानी कि द्रव्य की गति के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। अब यहाँ पर पत्थर जैसे ही इस जल में आया तो उस जगह पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और उस विक्षोभ, वह विक्षोभ क्या होता है, वह विक्षोभ जो है अपने आकृति को, एक निश्चित आकृति को लिए हुए, ठीक है, वह विक्षोभ उसी आकृति, निश्चित आकृति को लिए हुए आगे बढ़ता है। इसी को हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। अर्थात यांत्रिक तरंग क्या हो जाएगी, तो यांत्रिक तरंग जो है विक्षोभ के उत्पन्न होने एवं उसके आगे बढ़ने से बनता है, उसे हम कहेंगे यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अभी क्या बताया गया कि यांत्रिक तरंग विक्षोभ के उत्पन्न होने एवं उसके आगे बढ़ने से यांत्रिक तरंग बनता है। तो यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में, अर्थात यहां पे एक शब्द आ रहा है माध्यम, मतलब यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम आवश्यक हो रहा है। जैसा कि इसकी परिभाषा की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसमें कि यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है। यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले, जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। जैसे जल के लिए जब देखे थे तो यहाँ पर पत्थर जब पड़ा, यहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो यह विक्षोभ क्या है, यहाँ पे एक विक्षोभ है और माध्यम कौन सा हो गया, द्रव,
यहाँ पर माध्यम क्या हुआ, द्रव, तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ और इसी आकृति में क्या हो रहा है, हम देखते हैं इसको, ये इसी आकृति को लिए हुए क्या करता है, वो आगे बढ़ता है एक निश्चित चाल से। इसकी आकृति बदल रही है क्या, नहीं, आकृति उसका नहीं बदलता। अर्थात यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। जैसे जल तरंग, अभी हम देखें, इसी तरीके से ध्वनि तरंग को ले सकते हैं, स्प्रिंग में तरंग जो उत्पन्न होती है उसको। इसके अतिरिक्त कुछ तरंगे ऐसी भी होती हैं जिनमें माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अर्थात कुछ तरंगे ऐसी हैं जिनके संचरण के लिए, मतलब वो तरंग जब चलती हैं या वो तरंग जब आगे बढ़ती हैं तो वहां पर माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। तो यांत्रिक तरंग के लिए तो माध्यम आवश्यक हो गया ये, और ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है उन तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब ये वह हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो हम यहाँ पर तरंग के जो माध्यम की उपस्थिति के आधार पर देखें तो मुख्य दो भाग में बढ़ जा रहा है ये। एक ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक है उनको हम कह लेंगे यांत्रिक तरंग, और ऐसी तरंगे भी होती हैं जिनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, वह तरंग क्या कहलाएगी, वह तरंग जिनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, ऐसी तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक है उनको हम कहेंगे यांत्रिक तरंगे। जैसे यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आ गया ध्वनि तरंग, जल तरंग को भी ले सकते हैं, जल में जब पत्थर फेंकते हैं तो वहां पे जो तरंग उत्पन्न हो रही है ना, स्प्रिंग को ले सकते हैं इसमें, और स्प्रिंग में जो तरंग आ रही है अर्थात स्प्रिंग तरंग कह लें, यह सब क्या हो गया, यह सब जो है यांत्रिक तरंग है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसको कहेंगे, तो ऐसी तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जैसे प्रकाश की तरंग। क्या हो गया, प्रकाश की तरंग कैसी है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऐसे ही रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, तो यह सब क्या है, यही है तरंग। एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं हम। हमको अब यहां पर हम यांत्रिक तरंग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यांत्रिक तरंग को एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं कि जैसे किसी दृढ़ आधार से एक रस्सी का एक सिरा बांध दिए और दूसरे सिरे को हम क्या किए, हाथ में पकड़ लिए। अब अगर हम दूसरे सिरे को पकड़ करके, अर्थात रस्सी बांधे हैं और दूसरे सिरे को हम हाथ में पकड़ लिए और क्या कर रहे हैं, हल्का सा झटका दे रहे हैं, तो इस प्रकार से उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ। तो यहां पर भी जो तरंग आ रही है वह तरंग भी किस प्रकार की तरंग कहते हैं हम, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के द्वारा जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का संचरण, जैसा कि अभी हम शुरुआत किए थे कि ऊर्जा का संचरण दो तरीके से होता है, तरंग की गति के द्वारा और द्रव्य की गति के द्वारा। तो द्रव्य की गति
मतलब पत्थर को जब फेंके थे तो वहां की जो गतिज ऊर्जा थी वो जल में गई थी, उस उदाहरण से समझे। अब तरंग की गति के द्वारा कैसे, तो तरंग के बारे में क्या बताया गया कि तरंग जो है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो ये तो हो गया तरंग के बारे में। अब देखना क्या है हमको कि उस तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। और अभी हम बताए कि माध्यम के उपलब्धता या ऐसा कहें माध्यम की उपस्थिति के आधार पर तरंग को दो भागों में बांटे थे कि यांत्रिक तरंग और एक ध्वनि तरंग। तो यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि तरंग तो यांत्रिक तरंग के ही अंतर्गत है। तो ऐसी तरंगें जिसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, जिसके लिए माध्यम आवश्यक है वह तरंग क्या हो गया, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम आवश्यक है। और वे तरंगे जिनके लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं है उन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण किस तरीके से होता है यह देखते हैं हम अब। तो हम ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में पढ़ रहे थे। इस ऊर्जा स्थानांतरण के अंतर्गत मुख्य रूप में जो दो बातें आई थी वह थी कि ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इसमें हम दो स्थितियां देखे थे कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है द्रव्य गति के द्वारा और तरंग गति। अब तरंग के बारे में बताया गया था कि यह माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है। उसमें तरंग को तरंग के बारे में माध्यम में जो विक्षोभ यह यांत्रिक तरंग। तो तरंग जो है दो प्रकार के बताया गया था, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें क्या बताया गया, यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम आवश्यक है। किनके लिए, यांत्रिक तरंग के लिए। कैसा माध्यम, द्रव्यात्मक माध्यम। और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। यह स्पष्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, हम मुख्य टॉपिक यहां चलते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण या ऐसा कहें कि ऊर्जा का संचरण यांत्रिक तरंगों के द्वारा किस तरीके से होता है। ऊर्जा का संचरण यांत्रिक तरंगों के द्वारा। अब बात आ रही है यांत्रिक तरंग के द्वारा ऊर्जा का संचरण या ऐसा कहें ऊर्जा का स्थानांतरण। तो यहां आप देख रहे हैं यांत्रिक तरंग के लिए क्या है, माध्यम। तो यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुण। यांत्रिक तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों। कौन कौन से दो गुण हैं, एक प्रत्यास्थता और दूसरा गुण क्या है, जड़त्व। यांत्रिक तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के कारण संभव है।
के कारण संभव है। मुख्य बात, ऊर्जा के संचरण के बारे में तरंग गति के रूप में हम जब देख रहे हैं तब इसमें तरंग को दो भागों में माध्यम की स्थिति पे बताया कि माध्यम जहां पर उपस्थित होता है, ऐसा कहें वे तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक होती हैं वे तरंग कहलाते हैं यांत्रिक तरंग, और जिन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता या माध्यम का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, बिना माध्यम के भी वो संचरित हो सकती हैं, वे तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे हम ऊर्जा का संचरण जो है वह यांत्रिक तरंगों के लिए देखते हैं जब, तो यांत्रिक तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों, कौन कौन से दो गुण, प्रत्यास्थता और जड़त्व, माध्यम के दो गुणों प्रत्यास्थता और जड़त्व के कारण क्या है, संभव है। अब किस तरीके से संभव है, तो पहले हम दोनों शब्दों को अलग अलग व्याख्या करके ले लें, फिर उसके बाद जो है इनको तरंग संचरण से जोड़ देते हैं। प्रत्यास्थता क्या है कि पदार्थ का एक गुणधर्म है, बल लगाते हैं किसी वस्तु पर बल लगाते हैं जब, तो उसकी आकृति में कुछ चेंजेस आता है, और बल को हटा देते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ये तो प्रत्यास्थता से संबंधित हो गया, जिसमें बल लगाते हैं परिवर्तन आ रहा है और बल हटा देते हैं तो पूर्व अवस्था में आ जाता है। जड़त्व तो क्या है, जड़त्व पदार्थ का वह गुणधर्म है जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अब दोनों को हम यांत्रिक तरंग के द्वारा ऊर्जा संचरण से जोड़ करके पढ़ते हैं, तो कैसे आएगा कि प्रत्यास्थता के कारण जब बल लगाते हैं तो माध्यम के कण प्रत्यास्थता के कारण बल लगाने पर माध्यम के कण विस्थापित हो जाते हैं और बल हटाते ही अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ये कोई माध्यम के, ये कोई माध्यम है, इसमें कण हैं, इसमें बहुत से, अब ये कण है इसमें, अब यहां पर बल लगा, ये अपने स्थान से विस्थापित हो गया, या ऐसा हम इसको इस तरीके से कह लें कि हम बल लगा करके इसको यहां तक के विस्थापित किए, अब बल को जैसे ही हटा देते हैं तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जैसे रस्सी, ये तार यहां पर हम खींच रहे हैं इसको बल लगाकर नीचे, तो ये यहां तक क्या आया, छोड़ देंगे तो फिर से अपनी वापस स्थिति में चला गया, तो ये तो प्रत्यास्थता के गुणधर्म के कारण हो गया। तो प्रत्यास्थता के कारण बल लगाने पर माध्यम के कण विस्थापित हो जाते हैं और बल को हटाते ही अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। अब जड़त्व के कारण क्या होता है, जड़त्व के कारण अवस्था में परिवर्तन का क्या होता है, विरोध करने का गुण होता है। तो माध्यम के कण प्रत्यास्थता एवं जड़त्व, माध्यम के कण प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के गुण के कारण ही अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते हैं और विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यांत्रिक तरंग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना माध्यम के प्रवाह के अथवा द्रव्य के स्थानांतरण के माध्यम में गति करता है। तो अभी हम पर देख रहे थे कि ऊर्जा का संचरण यांत्रिक तरंगों के द्वारा किस तरीके से होता है। क्या बताया गया, यांत्रिक तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण जो है वह माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है। वे दो गुण कौन से हैं, प्रत्यास्थता का गुणधर्म माध्यम के और जड़त्व। कैसे, तो प्रत्यास्थता का कारण बताया गया था कि बल लगाने पर जो है माध्यम के कण विस्थापित हो जाते हैं और बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, और जड़त्व के कारण माध्यम में अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा देखें, जैसे ये रस्सी वाला उदाहरण कि अगर हम रस्सी के एक किनारे को किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं इस तरीके से और दूसरे किनारे को हाथ में पकड़ करके इस तरीके से हल्का सा झटका देते हैं, अगर मान लीजिए उसी रस्सी में किसी एक स्थान पर चाक से निशान लगा दें, किसी एक स्थान पर चाक से निशान लगा दें, अब झटका देते हैं अगर हम रस्सी को, तो क्या होता है, वो उस रस्सी में जो तरंग आती है वह तरंग जो है क्रमशः इस रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं जो चाक का निशान है वह चाक का निशान क्या होता है, उसी स्थान पर कंपन करता है,
उसी स्थान पर या अपने ही स्थान पर क्या करता है, वो कंपन करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माध्यम के कण प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के गुण के कारण अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं। ये जो कण है, अब यहाँ पे निशान से तात्पर्य क्या है, निशान एक पहचान के रूप में ले लिए कि यहाँ पर जो कण है वह क्या हो रहा है, वह कण जो है अपनी ही साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करता है। कण आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर कण जो है वो आगे नहीं बढ़ता, विक्षोभ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर जो विक्षोभ आया था वह विक्षोभ क्या हो रहा है, वह विक्षोभ आगे बढ़ गया, विक्षोभ जो है वह आगे बढ़ गया, लेकिन कण जो है वह आगे नहीं बढ़ता। अर्थात माध्यम के कण अपनी प्रत्यास्थता, यह जो कण है वह कण क्या कर रहा है, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के गुण के कारण अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, लेकिन विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस आधार पर हम यांत्रिक तरंग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना माध्यम के प्रवाह, अर्थात यांत्रिक तरंग में माध्यम का प्रवाह नहीं होता, अर्थात जो बिना माध्यम के प्रवाह के अथवा द्रव्य के स्थानांतरण के माध्यम में गति करता है। मतलब यांत्रिक तरंग में जो है माध्यम गति नहीं कर रहा है, ठीक है, माध्यम का प्रवाह नहीं हो रहा है। द्रव्य का प्रवाह हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बिना माध्यम के प्रवाह के, बिना द्रव्य के स्थानांतरण के तरंग आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे देखिए ये जो द्रव्य है यहाँ पर, या ऐसा कहें माध्यम ले लेते हैं अगर ये, तो ये आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन विक्षोभ क्या हो रही है, विक्षोभ जो है वो आगे बढ़ जा रही है, ठीक है। यह था यांत्रिक तरंग। अब हम आगे इसके गुणधर्म देखेंगे। अभी हम आपको यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए जो माध्यम के जो गुणधर्म हैं उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। तो क्या क्या गुणधर्म देखें हम, या ऐसा कहें कि यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो इस गुण को लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम जब बात बताए थे इसमें वह क्या था, प्रत्यास्थता, अर्थात कौन सा गुण होना चाहिए माध्यम में, प्रत्यास्थता गुण होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यास्थता गुण से क्या क्या होगा कि कणों में जो प्रत्यानयन बल लगेगा, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणधर्म कारण क्या होगा, कणों में प्रत्यानयन बल लगेगा और वे क्या कर सकते हैं, आवर्ती गति कर सकते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या होना चाहिए, प्रत्यास्थता हो, अर्थात माध्यम में प्रत्यास्थता हो। दूसरा जड़त्व का, जड़त्व होना चाहिए, मतलब जड़त्व का गुणधर्म होना चाहिए। कंपन करता हुआ कण जो है अपनी साम्य स्थिति में होता है, तो प्रत्यानयन बल, कंपन करता हुआ कण जब साम्य स्थिति में होता है, कैसे, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए ये, अगर ये साम्य स्थिति, अब ये कंपन करता हुआ कण जो है, यहाँ का कण जो है ये आगे गया, तो यहाँ से पुनः जब यहाँ पर आया, ये साम्य स्थिति में जब पहुंचता है, तो कंपन करता हुआ कण जब साम्य स्थिति में आता है तो प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है। लेकिन जड़त्व के कारण कण साम्य स्थिति से क्या करता है, साम्य स्थिति से आगे निकल जाता है और कंपन समाप्त नहीं हो पाता। गति के जड़त्व पढ़े हैं, विराम जड़त्व पढ़े हैं, वही क्या बोला गया कि ये कण की साम्य स्थिति है, ये कंपन किया, ऊपर गया, फिर वापस आया। ये किस गुणधर्म के कारण हुआ, जब साम्य स्थिति में जब होता है, प्रत्यास्थता गुणधर्म के कारण यह गति किया, बल लगाए, यहां पे गया। अब जड़त्व गुणधर्म के कारण क्या हो रहा है, तो जब कण साम्य स्थिति में होता है तो साम्य स्थिति में प्रत्यानयन बल जब शून्य हो जाता है, यहाँ पर प्रत्यानयन बल का मान क्या होता है, शून्य होता है।
उस स्थिति में जड़त्व के गुणधर्म के कारण साम्य स्थिति से कण क्या कर जाता है, आगे निकल जाता है, यहाँ पर रुकता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है, वो आगे की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या होना चाहिए, जड़त्व का गुणधर्म होना चाहिए। तीसरा गुणधर्म क्या है, प्रतिरोध कम हो। क्या होना चाहिए, माध्यम का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम हो। माध्यम का प्रतिरोध कम क्यों होना चाहिए, अगर प्रतिरोध कम नहीं है, अगर प्रतिरोध कम नहीं है तो अवमंदक बल के कारण कणों का आयाम धीरे धीरे कम होने लगेगा। कणों का आयाम का मतलब कणों के कंपन का आयाम क्या होगा, प्रतिरोध के कारण कम होने लगेगा और कम होते होते शून्य हो जाएगा आयाम। इसलिए माध्यम का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस प्रकार से यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में यह गुणधर्म होना चाहिए कि माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए और माध्यम का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं इसमें विशेषताएं। तो इसमें तरंगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इन तरंगों की विशेषता यह है कि ये तरंगे मौलिक आकृति में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। कौन, यांत्रिक तरंग मौलिक आकृति में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, अर्थात जिस आकृति में उत्पन्न होते समय जो आकृति है उसी रूप में आगे बढ़ता है। माध्यम के कण साम्य स्थिति के दोनों ओर निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं और विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। मतलब एक गुण यह आ रहा है, क्या इसमें विशेषता आ रही है, विशेषता कि निश्चित चाल से आगे, मतलब इसे मौलिक आकृति, मौलिक आकृति में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। कौन, मौलिक आकृति में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तरंगे। दूसरा, माध्यम के कण, माध्यम के कण साम्य स्थिति के दोनों ओर स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इसमें केवल ऊर्जा का संचरण होता है, कण अपने ही स्थान पर रहता है। तो क्या कह सकते हैं कि माध्यम के कण साम्य स्थिति के दोनों ओर, माध्यम के कण साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं निश्चित आवृत्ति से, दोनों ओर निश्चित आवृत्ति, माध्यम के कण साम्य स्थिति के दोनों ओर निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं और लेकिन विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। विक्षोभ आगे बढ़ जाता है लेकिन कण वहीं रहते हैं। क्या करते हैं कण, केवल साम्य स्थिति के दोनों ओर निश्चित आवृत्ति से आगे पीछे इधर उधर क्या करेंगे, कंपन करेंगे। माध्यम में ऊर्जा का जो संचरण है वह तरंग गति की दिशा में होता है। ऊर्जा किधर होता है, ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का संचरण, विक्षोभ, ऊर्जा का संचरण क्या होता है, विक्षोभ के आगे बढ़ने, विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा। माध्यम में ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा, अर्थात आगे बढ़ने की दिशा मतलब कौन सी दिशा, तरंग गति की दिशा में क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होता है। तो क्या बताया गया कि माध्यम में ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा में अर्थात तरंग गति की दिशा में होता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब जैसा कि बताया गया है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ
किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब संचरित होता है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है, तो उस माध्यम में उत्पन्न ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के विभिन्न कण, जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के विभिन्न कण साम्य स्थिति के दोनों ओर निश्चित आवृत्ति से कंपन करने लगते हैं और तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, या ऐसे कहें यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या बताया गया? यह बताया गया कि किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है। कौन संचरित हो रहा है? विक्षोभ। ध्यान देना, यहां पर माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर विक्षोभ संचरित हो रहा है, कण संचरित नहीं हो रहा है। कण तो केवल अपने स्थान पर कंपन करेगा, ठीक है। तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। और जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण, ठीक है, जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के विभिन्न कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। अब तरंग संचरण की जो दिशा है उस दिशा के सापेक्ष क्या करेंगे? तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष जो है कणों के कंपन की दिशा किस प्रकार से है, इसके आधार पर तरंगों का वर्गीकरण, अर्थात हम इसको दूसरे रूप में ऐसा कह सकते हैं यांत्रिक तरंगों का प्रकार। तो आगे हम देखेंगे यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगों के प्रकार में क्या बताएंगे कि अभी भी बताया गया था कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जब संचरित होता है तो वहां पर जो तरंग है उस तरंग को प्रगामी तरंग कहेंगे। प्रगामी तरंग जब किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। दो बातें आ रही है, एक तरंग संचरण की दिशा, यहां पे तरंग संचरण शब्द आ रहा है, और एक आ रहा है कण का कंपन। जैसा कि प्रगामी तरंग के बारे में भी बताया गया था कि किसी माध्यम में प्रगामी तरंग जब संचरित होती है तो विभिन्न कण क्या करते हैं? साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। तो ये जो कणों का कंपन है और तरंग का संचरण है, इन दोनों के आधार पर, मतलब इसके सापेक्ष, तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की हो गई? दो। पहला अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है वह तरंग है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के, ठीक है, माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के कैसी होती है? लंबवत। कैसी होती है? लंबवत होती है। क्या बताया गया? अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इस तरंग में साम्य स्थिति से जो एक और, अनुप्रस्थ तरंग में साम्य स्थिति से किसी एक और का जो कण का अधिकतम विस्थापन है, ये किसी एक और नहीं बल्कि ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन है उसको हम कहते हैं श्रिंग। ये जैसे मान लीजिए विस्थापन यहां पे हुआ तो ये क्या कहलाया? श्रिंग। और नीचे की ओर जो विस्थापन हो रहा है इसको हम कहेंगे
गर्त। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग में क्या प्राप्त हो रहा है हमको, तो अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त प्राप्त होता है। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ये उत्पन्न हो रहा है मतलब कि कणों का कंपन जो है वह साम्य स्थिति की कैसी है, तरंग संचरण और ये विस्थापन मतलब कणों का विस्थापन। तो ये कण कहां विस्थापित हो रहा है, इधर ये। तो जो अधिकतम विस्थापन है यहाँ पे, ये क्या हो गया इसका, यहाँ पर जो ये वाला जो भाग है इसको हम श्रृंग कहेंगे, अधिकतम विस्थापन को तो आयाम कहेंगे, लेकिन ये जो भाग है यहाँ पर ये क्या हो गया, श्रृंग सर्वोच्च स्थान। और यहाँ पर ये जो है वो न्यूनतम स्थिति क्या है, यहाँ पर गर्त। ठीक है। अब अनुप्रस्थ तरंग में ये बताया गया कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा, माध्यम के कण जो है वह उनके कंपन करने की दिशा कैसी है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। और ये क्या करते हैं, श्रृंग और गर्त बराबर दूरी पर रहते हुए तरंग संचरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मतलब ये श्रृंग और ये गर्त इस तरीके से, फिर यहां पर श्रृंग आ गया, तो ये श्रृंग या ऐसा कहें आगे ये इधर गर्त, ये बराबर दूरी पर श्रृंग और गर्त जो है बराबर दूरी पर रहते हुए तरंग संचरण की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग। अच्छा एक चीज और है इसमें कि अनुप्रस्थ तरंग केवल उन्हीं माध्यमों में उत्पन्न होती है, या ऐसा कहें कि अनुप्रस्थ तरंग जो है केवल वहीं उत्पन्न होती है जो कैसे रहते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ जैसे कि ठोस। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए क्या हो गया, ठोस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। द्रव में भी होती हैं लेकिन केवल उसकी सतह पर, द्रव में केवल द्रवों की सतह पर होती है, या अनुप्रस्थ तरंग जो है द्रवों की सतह पर होती है, और ऐसा कहें कि ठोस में होती है, गैस में नहीं होती क्योंकि गैस दृढ़ नहीं है। आगे देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये तो हो गया हम अभी जो बताए वो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, जिसमें कि क्या होता है, कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, कणों का कंपन की दिशा जो है वो तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है, श्रृंग और गर्त बनते हैं। यह ठोस में उत्पन्न होता है, द्रव में केवल उसकी सतह पर होता है, गैसों में नहीं होता। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग कणों के कंपन करने की दिशा, अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग है जिसमें कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग में इसमें ये कणों का कंपन जो है वो तरंग संचरण के दिशा के समांतर होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक स्थिति जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण पास पास में आ जाते हैं, माध्यम के कण पास पास में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं संपीड़न की अवस्था। अर्थात ये ऐसे इस तरीके से पास पास में रहते हैं, तो इसमें माध्यम के कण क्या हो जाते हैं, सामान्य स्थिति की अपेक्षा यहाँ पर पास पास में होते हैं, इसको हम कहते हैं संपीड़न। और एक स्थिति इसमें ऐसी रहती है जिसमें माध्यम कण कहाँ कहाँ रहते हैं, दूर दूर, तो उसमें क्या कहते हैं हम उस स्थिति को, विरलन। संपीड़न की स्थिति में दाब और घनत्व, ठीक है, संपीड़न की स्थिति में दाब और घनत्व का मान कैसा होता है, सामान्य अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। विरलन की स्थिति में माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, उस स्थिति में दाब और घनत्व का मान कैसा होता है, सामान्य स्थिति की अपेक्षा में कम। इसमें दाब घनत्व यहां पर क्या होता है, अधिक, विरलन में क्या होता है, कम। कौन सी स्थिति में, सामान्य स्थिति की अपेक्षा। तो माध्यम के कण पास पास होते हैं तो संपीड़न की अवस्था कहलाती है। इसमें दाब और घनत्व जो है, संपीड़न की अवस्था में दाब और घनत्व का मान अधिक होता है ये। और जब माध्यम के कण दूर दूर होते हैं तो उसको हम विरलन की अवस्था कहते हैं। और विरलन की अवस्था में दाब और घनत्व का मान कैसा होता है, सामान्य अवस्था की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है सभी माध्यमों में अर्थात ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ पर दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए दो श्रृंग के बीच या दो गर्त के बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी
जैसे ये संपीड़न यहाँ पे ले लेते हैं, या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहेंगे। किसके लिए? अंदर तरंग के लिए। अनुप्रस्थ के लिए ले तो दो स्ट्रिंग के बीच की या दो गर्त के बीच की दूरी को। ठीक है, आगे हम देखते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग किसे कहेंगे? तो प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न वे सभी समस्त तरंगे जो हमें सुनाई दे या न दे, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए? प्रत्यास्थ। तो क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न समस्त तरंगों को हम कहते हैं ध्वनि तरंग। प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न समस्त प्रकार की तरंगे चाहे सुनाई दें या न दें, उसको हम कहते हैं ध्वनि तरंग। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उसे हम सुन पाते हैं और इसे हम कहते हैं श्रव्यता की सीमा। अर्थात 20 हर्ट्ज आवृत्ति से 20,000, कम से कम 20 हर्ट्ज और अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं और यह श्रव्यता सीमा कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को हम कहते हैं अश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले क्या कहेंगे हम? पराश्रव्य। तो ऐसी ध्वनि तरंगे हैं तो उसको हम कहेंगे 20 हर्ट्ज। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम, और यहां पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम अश्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगों के लिए ध्वनि स्रोत कंपन करना आवश्यक है। इसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम भी आवश्यक है। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? तो यह जो है वो अनदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, इसके बाद हम तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे विस्थापन। किसी क्षण पर स्थिति, किसी कण की स्थिति, मान लो कोई कण यहां पर है तो इस कण की स्थिति यह हो गई और साम्य स्थिति यह है, तो किसी क्षण किसी समय पर किसी कण की स्थिति और साम्य स्थिति की जो बीच की दूरी है वही कहलाता है उसका विस्थापन। और आयाम किसे कहेंगे? तो आयाम जो है माध्य स्थिति से एक ओर का जो अधिकतम विस्थापन है वह कहलाएगा उसका आयाम। आवर्तकाल क्या हो जाता है इसमें? आवर्तकाल एक कंपन पूरा करने के लिए, यानी कंपन करने वाला जो कण है उस कण को एक कंपन पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल एक समय है जिसमें कण को कितना कंपन पूरा करना है, तो एक कंपन पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है, एक सेकेंड में कोई कण जितने कंपन करता है, अर्थात एक सेकेंड में किए गए कंपन की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। इसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? n = 1/t। तरंगदैर्ध्य किसे कहेंगे? तो जैसा अभी बताया गया था कि जैसे ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए लें तो शीर्ष, या ऐसा इसको ये गर्त, इधर आगे दे तो ये गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए दो शीर्ष, क्रमागत शीर्ष या श्रृंग या गर्त और गर्त के जो बीच की दूरी है उसको हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य। इसी प्रकार से अनुदैर्ध्य के लिए लेते हैं तो क्या जाएगा? संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी। तरंग द्वारा एक आवर्तकाल के बराबर समय में जो दूरी तय की जा रही है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी तय की जा रही है वही दूरी क्या हो जाएगी? उसकी तरंग दैर्ध्य। तरंग चाल किसे कहते हैं? एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है कोई कण, तरंग चाल क्या हो जाएगा? तो तरंग चाल हो जाएगा कि कोई तरंग एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है
कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वह कहलाएगा तरंग चाल। इसमें संबंध क्या है? तो इसमें संबंध यह है v इक्वल टू n लेम्डा। या v क्या है? तो यहाँ पे v जो है वो तरंग चाल है, n जो है आवृत्ति है, v यहाँ पर चाल, n आवृत्ति और लेम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य। तो यह तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध है। ठीक है, तो यह आज हम पढ़े तरंग गति और उससे संबंधित विभिन्न स्थितियां एवं परिभाषाएं। ठीक है, धन्यवाद।